हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम अध्याय क्लास 6 के अध्याय 1 स्टार्ट किए थे, जिसका ये दूसरा भाग है। पहला भाग हमने करा दिया है, विज्ञान का अनूठा संसार का ये दूसरा भाग होने जा रहा है। तो हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पृथ्वी पे जो भी चीज हो रहे हैं, हम उसी के बारे में हम क्यों सोच सकते हैं? पृथ्वी से जो परे हमारे पास जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आकाश हो गया, या लाखों तारे जो हमारे पास चमक रहे हैं, उसके बारे में हम क्यों नहीं प्रश्न कर सकते हैं? उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे कि ये क्यों चमक रहा है? आखिर सूर्य हमें दिन में ही नजर आ रहे हैं, रात शाम में क्यों नजर नहीं आ पा रहे हैं? उसके पीछे का क्या साइंस है? उसके पीछे विज्ञान क्या है? चंद्रमा हमें क्यों नजर आ रहा है? तारे हमें क्यों नजर आ रहे हैं? सूर्य जो है एक प्रकार का तारा ही है। सूर्य एक तारा है। जो हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य है। चाहे आपको किसी की संरचना के बारे में जानना हो, किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या किसी वस्तु जैसे गति करती है, या कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगी। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेंगे। चाहे आप ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्न के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे। मा- मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। मान लीजिए आप लिख रहे हैं और आपका कलम अचानक से लिखना बंद कर दे, तो आपके मन में क्या आता है कि आखिर ये रुक क्यों गई, यानी ये लिखना बंद क्यों की? तो आपके माइंड में अचानक से क्वेश्चन भी आया कि आपने इसे लिखना क्रम ने बंद क्यों कर दिया, यानी आपके माइंड में क्वेश्चन आया। फिर आपने इसके बारे में सोचा कि हो सकता है इसका स्याही खत्म हो गया हो, या उसमें जो बॉल लगा होता है वो भी फूट जा निकल जाता है, तो हो सकता है ये भी हो गया हो। आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया उसके खिलाफ आपने खुद से क्या किया, सॉल्यूशन भी ढूंढा, और इसके रिजल्ट तक पहुंचे हम। तो जब रिजल्ट तक पहुंचे तो हमें क्या हुआ, यही इसी को हम विज्ञान कहते हैं। यानी हमें समस्या समझ में आई, हमने क्वेश्चन किया खुद से, उसका समाधान भी ढूंढा, उसका कारण भी ढूंढा, उसी को हम विज्ञान कहेंगे। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच करेंगे। यदि वो खाली है तो आप जान जाएंगे कि अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएं कि संभवतः स्याही सूख गई हो। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। यानी आपके कलम लिखना बंद क्यों कर दिया, ये किसके उदाहरण है? एक वैज्ञानिक विधि का ही एक उदाहरण है वास्तव में। क्रियाकलाप 1.1, आइए सोचे और लिखे। एक ऐसे ही अन्य समस्या के बारे में लिखे जिसे आपने हल हल करने का प्रयास किया हो। अपने किन चरणों का पालन किया? विज्ञान केवल तत्वों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रतिक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। ये कौन से चरण हैं जिसका हम अनुमान कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। हम यह हमें अचंभित करता है, शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण विश्लेषण करने का प्रयास
यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में हम, जिसे हम समझ नहीं पाते उसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, यानी उसका हम अवलोकन करते हैं। उसके बाद ये हमें अचंभित करता है कि शायद हम इस बारे में एक प्रश्न सोच सकें। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। जैसे आपका पेन लिख रहे हैं आप, सर आपको लिखा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप अचानक से पेन से लिख रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि ये पेन रुक जाएगा? नहीं सोचा होगा। उस टाइम अचानक से आपका पेन रुक गया। आपके माइंड में आ गया ना ये, कि आप अचंभित हो गए कि आखिर पेन ये रुका क्यों। खुद से प्रश्न किए, खुद से प्रश्न किए तो आपने देखा कि हो सकता है, अनुमान भी लगाए, उत्तर का अनुमान लगाया कि हो सकता है इसकी स्याही खत्म हो गई। जब स्याही खत्म हो गई हो तो उसके लिए आपने क्या किया, इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। इस परिणाम को हमने क्या किया, सत्यापित करने के लिए उस पेन को, ढक्कन को खोल के उसमें जो देखा कि रिफिल में इंक है या नहीं। अगर इंक खत्म है तो यानी स्याही खत्म हो गई, अगर इंक नहीं है तो दूसरा अनुमान हम लगाते हैं क्या, कि हो सकता है स्याही सूख गई हो। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इसके वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। फिर हम परिणाम का विश्लेषण करते हैं कि हमने जो सोचा था क्या उस परिणाम को हम हासिल कर पाए या नहीं। मान लीजिए हमने सोचा पेन का इंक के लिए कि हाँ ये हो सकता है इंक स्याही खत्म हो गई है, यानी इंक पेन का खत्म हो गया। हमने उसका उत्तर जानने के लिए क्या किया, उस ढक्कन को खोल के रिफिल को मैंने देखा। हो सकता है आपका ये जो सोचना था, अवलोकन करना था, हो सकता है ये सत्य भी हो और ये हो सकता है असत्य भी हो, यानी सत्य नहीं भी हो। यानी आप परिणाम तक पहुंचे, जो आपने सोचा है वही आपको परिणाम हासिल हुआ, और जो आपने नहीं सोचा हो सकता है वो परिणाम हासिल नहीं हो सका। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा अन्य वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। यानी वैज्ञानिक जो होते हैं वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। यानी जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं नई वस्तुओं को खोजने के लिए या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैज्ञानिक है नहीं पर वो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, तो क्या वो वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? सही बात है, वो वैज्ञानिक की तरह ही काम करेगा। पर एक वैज्ञानिक की तरह काम भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछे और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी खाना बना रहा है, खाना बनाने वाला अगर दाल कुकर में चढ़ाया तो थोड़ा सा दाल बाहर आता है, सीटी के साथ बाहर आता है। तो आप सोच के हैरान होंगे कि ये दाल कैसे बाहर आया। साइकिल का मरम्मत करने वाला क्या करेगा, वो सोचता है कि, आप सोच के देखिए, अगर साइकिल की मरम्मत कर रहे हैं टायर में से हवा बाहर कैसे निकली, इसके पीछे क्या कारण है। अगर कोई विद्युत ठीक करने वाला है तो कोई बल्ब नहीं जल रहा है तो उसके पीछे वो सोचेगा ना कि हो सकता है क्यों बल्ब नहीं जली। यानी बल्ब या तो फ्यूज होगी या फिर स्विच से गड़बड़ी होगी, कहीं कनेक्शन इसका क्या होगा, टूटा होगा, जिसकी वजह से तो वो ये समस्या को सोचा होगा, उस चीज को आप आकलन करेगा और उस समस्या को समाधान करेगा। एक समस्या को वैज्ञानिक विधि से वो समाप्त करेगा, यानी इसका हल ढूंढेगा। जैसे चक्कर देखिए, हवा निकलने वाला, अगर आप किसी भी साइकिल को लेके जाए हवा की दुकान पे, जहाँ साइकिल का दुकान है वहाँ पे आप क्या करोगे, अगर हवा निकला हुआ है तो आप उसका हवा डालते हो, फिर बार बार निकल रहा था आप क्या करते हो, जाते हो उन्हें बोलते हो कि बार बार हवा निकल रहा है, तो वो क्या करते हैं, पंचर बनाते हैं, वो पूरा चेक करते हैं। हवा आपके टायर को खोल के ट्यूब निकाला जाता है, ट्यूब निकाल के उसमें हवा भरते हैं और एक पानी का
यहाँ पे देख लो फिगर में पानी का एक कटोरा है, इसमें वो टायर को डुबाते हैं कि हवा लीक कहाँ से हो रहा है, हवा निकल कहाँ से रहा है, और जहाँ से हवा निकलता है उस जगह पे वो चेक करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, पंचर लगा देते हैं। ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ये सब एक वैज्ञानिक विधि का ही कारण है, वैज्ञानिक के जैसा ही काम कर रहा है। क्रियाकलाप 1.2, आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। कोई भी आप सोच के देखिए अपने जीवन में कि कोई ऐसा परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति वैज्ञानिक की विधि का अनुसरण कर रहा करता है। सोच के देखिए, आपने अपने अगल बगल में सोचिए। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्या को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमता को बढ़ाती है। हम कहीं न कहीं अपने जीवन में अनजाने में, जाने अनजाने में, या हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है? यह समझना आवश्यक है। ये हमें क्या करता है, हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, ये हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। अगर आपको विज्ञान समझना है, सीखना है, तो आपको विज्ञान की समझ बनाने के लिए क्या करना है, आपको जिज्ञासु रहना होगा। जिज्ञासु का मतलब कोई चीज़ किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में सोचना। अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो क्या हो सकता था, आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन करना। हमारे एक सर थे, वो कहते थे अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, फिजिकल केमिस्ट्री, वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो कहते थे अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो आप किचन में चले जाइए और सीख लीजिएगा। पर उन्होंने जब मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया तो हमने देखा कि सच में अगर आप किचन में चले जाते तो आप फिजिकल केमिस्ट्री सीख सकते हैं। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिसे खोजना अभी शेष है। क्रियाकलाप 1.3, यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? अगर आपको किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में प्रश्न पूछना है तो आप उसके बारे में क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों का से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। आपको आपके स्कूल में हमेशा एक चीज कराया जाता होगा, ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क कराया जाता होगा या ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता होगा। एक्चुअली में होता क्या ना, जब हम किसी घटना के बारे में या किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं या हम खुद से उस चीज़ का क्वेश्चन करते हैं, तो उसका उत्तर ढूंढना उतना आसान नहीं होता अकेले। हो सकता है जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो चीज़ उत्तर न हो, या मेरे माइंड में जो नहीं आ रहा है हो सकता है सामने वाले के माइंड में हो। तो इसीलिए आपको ग्रुप में बांटा जाता है। कभी भी देखिएगा अकेला काम करना ना से बेहतर होता है कि आप ग्रुप में काम करें, समूह में काम करें। इससे क्या होता है, आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी, आपका सामाजिक स्थिति भी सही होगा, समाज में आप घुलेंगे मिलेंगे और एक दूसरे का सहयोग करने का भावना उत्पन्न होगा, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। क्योंकि हम बिना किसी सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हर किसी का क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। हो सकता है जो जानकारी हमें नहीं पता है हमारे दोस्त को जानकारी हो, उससे हमें वो जानकारी मिल जाए। हो सकता है जो जानकारी आपको हो आपके दोस्त को ना हो, फिर आपसे वो जानकारी उसके तक पहुंचेगा। तो वो बेहतर होगा, क्या होगा, एक दूसरे का हम कोऑपरेट करना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ समूह में काम करना चाहिए। ये आनंददायक भी होता है, हमें अच्छा भी लगता है, बोरियत फील नहीं होती है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। आप देखिए, आप अभी कक्षा 6 में हैं, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल सकते हैं, पर आपको एक दिन सारे क्वेश्चन के जवाब जरूर मिलेंगे क्योंकि आप विज्ञान की यात्रा पर निकल चुके हैं। आने वाले 5 साल तक तो आपको कंपलसरी है विज्ञान पढ़ना ही है, छठा सातवां आठवां नौवां दसवां। 10वां के बाद आप चाहे तो विज्ञान पढ़ेंगे, नहीं तो आप किसी और भी सब्जेक्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल 5 साल तो पढ़ना है जिसमें आपको अधिकतर चीज़ों की जवाब मिल जाएगा। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है।
विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहे। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहे। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है? आइए इसे आरंभ करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये चैप्टर फिनिश हो रहा, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। यहाँ से देखते हैं कितना अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी अब। थैंक यू।